हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू, वाराणसी। आज मैं आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में न्यायालयों के संगठन एवं उनके कार्यों तथा उनके प्रकार के विषय पर प्रकाश डालूंगी। यह टॉपिक एमए 4th सेमेस्टर के लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत में न्यायालय के उद्भव एवं उसके क्रमिक विकास, संगठन एवं उसके कार्यों के साथ साथ न्यायालयों के विभिन्न प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत में न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया के उल्लेख हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होने लगते हैं। यदि हम लोग प्राचीन भारत में न्यायालयों के संगठन एवं उसके प्रकारों की बात करें तो इसके कई अंग और प्रकार होते थे। अध्ययन के दृष्टि से न्यायालयों के प्रकारों को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। पहला विभाजन केंद्रीय न्यायालय, दूसरा अन्य प्रकार के न्यायालय और तीसरा स्थानीय न्यायालय। तो आइए हम लोग सबसे पहले न्यायालय के प्रकार, उसके संगठन एवं कार्यों के अंतर्गत केंद्रीय न्यायालय की चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय न्यायालय में कई अंग होते थे, जिनमें राजा, प्राण विभाग अर्थात मुख्य न्यायाधीश तथा उसके अन्य सहायक न्यायाधीश और इसी के साथ साथ केंद्रीय न्यायालय के अन्य 10 अंग भी हुआ करते थे। तो इन पे हम लोग विस्तार से इनका क्रमिक अध्ययन कर लेते हैं। तो प्राचीन भारत में राजा के न्यायालय को ही केंद्रीय न्यायालय कहा जाता था। वैदिक साहित्य में ऐसे न्यायालयों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति की न्यायालय के रूप में प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। सभा और समिति ही उस समय के न्यायालय हुआ करते थे, जिनमें सभी प्रकार के न्यायिक मामले निपटाए जाते थे, देखे जाते थे। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि राजा प्रजा से कर लेता था, इसलिए वह उसे न्याय प्रदान करता था। इस प्रकार से राजा ही मुख्य न्यायाधीश का काम करता था, राजा ही न्यायाधीश हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल में लोगों का जो जीवन हुआ करता था वो अत्यंत सरल और सामान्य था, इसीलिए विवादों की संभावना प्रायः कम ही हुआ करती थी, कम ही रहती थी। अतः संगठित न्यायालयों की आवश्यकता उस समय संभवतः नहीं हुआ करती थी। इसलिए वैदिक साहित्य में किसी पृथक, किसी अलग प्रकार के न्यायालय का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राजा ही एकमात्र न्यायालय या फिर न्यायाधीश हुआ करता था और उसकी भी, राजा की भी न्यायिक स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है वेदों के अंतर्गत। उत्तर वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में न्यायिक कार्य मुख्यतः राजा के अधीन हो गया था। वह न्याय का प्रारंभिक तथा अंतिम न्यायालय हुआ करता था। कालांतर में मेगस्थनीज ने भी मौर्य राजा के न्यायिक कार्यों का उल्लेख किया है। अतः इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि यद्यपि न्याय का एकमात्र अधिकारी राजा ही हुआ करता था, किंतु उसे अकेले यह कार्य करने की अनुमति नहीं थी। स्मृतियों तथा निबंध ग्रंथों का मानना है कि, उनका कहना है कि अकेला राजा न्याय कार्य नहीं कर सकता,
उसे अन्य लोगों की सहायता से न्याय करना चाहिए। कात्यायन ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि जो राजा न्यायाधीश किंतु विद्वान ब्राह्मणों, पुरोहितों एवं सभ्यों की उपस्थिति में विवाद का निर्णय करता है, वह स्वर्ग का भागी होता है। महाभारत में कई लोगों की सहायता से किए गए राजा के न्याय की प्रशंसा की गई है। भीष्म लिखते हैं कि विधि विशेषज्ञ होने पर भी राजा को अकेले न्याय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजा प्रायः मुख्य न्यायाधीश, मंत्रियों तथा विधि विशेषज्ञों की सहायता से न्याय कार्य किया करता था। मुख्य न्यायाधीश महाकाव्य तथा स्मृतियों के अनुसार प्राड विभाग हुआ करता था। प्राड विभाग जिसे कि मुख्य न्यायाधीश को कहा गया है। अतः जो राजा का न्यायालय था, उसके अगर अभ्युदय की हम लोग बात करें, उसके उद्भव की बात करें, तो उसका उद्भव, राजा के न्यायालय का उद्भव वैदिक कालीन सभा अथवा समिति या परिषद से माना जाता है, जिसका कि अस्तित्व वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। ये दोनों ही संस्थाएं, सभा और समिति, परस्पर भिन्न भिन्न है अथवा एक है, इन पर विद्वानों में मतभेद है। कहीं कहीं पर इनका उल्लेख एक दूसरे के पर्याय के रूप में मिलता है, तो कहीं कहीं पर ये एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में इनका उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में सभा का प्रयोग न्यायालय के अर्थ में होने लगा। प्रारंभ में सभा का रूप भले ही एक स्वतंत्र न्यायालय का रहा हो, किंतु राजतंत्र के क्रमिक विकास तथा राजा की न्यायिक प्रशासन शक्ति के उदय होने पर उसकी न्यायिक शक्ति राजा से संबद्ध हो गई। अंततः सभा एवं परिषद का रूप राजसभा का हो गया। इसी से इसका स्वरूप सर्वोच्च हो गया और यह राजा का केंद्रीय न्यायालय बन गया। राजा ही प्रधान न्यायाधीश होता था। इसी का न्यायालय अंतिम न्यायालय माना जाता था। वह अकेले ही नहीं, वरन धर्मशास्त्रों में कुशल मंत्रियों, ब्राह्मणों, नीतिज्ञ, सभ्य, निगम इत्यादि संघ के प्रतिनिधि और राज परिवार के लोगों के साथ इकट्ठा बैठकर निर्णय किया करता था। मनु ने राजा के बाद धर्मस्थ को मुख्य न्यायाधीश कहा है। धर्मस्थ अर्थात प्राड विभाग। मुख्य न्यायाधीश के लिए शास्त्रों में प्राड विभाग, धर्माध्यक्ष, धर्म प्रवक्ता तथा धर्माधिकारी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। केंद्रीय न्यायालय का पहला अंग राजा हुआ करता था। राजा की अनुपस्थिति में उसका जो प्रतिनिधि होता था वह मुख्य न्यायाधीश अथवा प्राड विभाग हुआ करता था। तो हम लोग जरा प्राड विभाग के विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मनु ने राजा की अनुपस्थिति में ब्राह्मण द्वारा सभा के संचालन का उल्लेख किया है। ब्राह्मण अथवा पुरोहित मंत्रिपरिषद का सबसे योग्य व्यक्ति कहा गया है, जो कि 3 सभासदों की सहायता से सभा की कार्यवाही संचालित करता था। मनु ने राजा के बाद धर्मस्थ को मुख्य न्यायाधीश अथवा प्राड विभाग का कार्य मुकदमे से संबद्ध व्यक्तियों की छानबीन करना बताया है। धर्मशास्त्रों में प्राड विभाग का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश के रूप में पाया जाता है। प्रारंभ में इसका कार्य वादी प्रतिवादी से वाद संबंधित अपेक्षित प्रश्न करना होता था, परंतु आगे चलकर वह उच्च न्यायाधीश बन गया। वह राजा की अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि के रूप में निर्णय दिया करता था, जो राजा को प्रायः मान्य हुआ करती थी। मुख्य न्यायाधीश के लिए शास्त्रों में
अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जो प्राण विभाग या मुख्य न्यायाधीश किस व्यक्ति को बनाया जाए उससे संबंधित शास्त्रों में कुछ योग्यताएं मिलती हैं, जिनका संक्षिप्त में हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। तो शास्त्रकारों ने प्राण विभाग के लिए उदार, विद्वान, कुलीन, अनुद्वेग कर, वृद्ध, स्थिर मत, को क्रोध रहित तथा प्रज्ञा संपन्न होना अनिवार्य बताया है। नारद उसे विवाद के 18 पदों तथा उसके विवाद के 8000 वेदों का ज्ञाता होना आवश्यक बताया है। उसी के साथ साथ अन्वेक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति में कुशल और श्रुति स्मृति में पारंगत होना आवश्यक बताया है। जिस प्रकार से शल्यक शल्य प्रयोग से शरीर में घुसे हुए लोहे के टुकड़े निकाल लेता है, उसी प्रकार से कुशल न्यायाधीश को पेचीदे मामले से धोखे की बातें अलग निकाल लेनी चाहिए, ऐसा नारद महोदय का मानना था। इन योग्यताओं के साथ ही साथ प्राण विभाग का विद्वान ब्राह्मण होना भी आवश्यक था। कात्यायन और आगे चलकर शुक्र ने भी यह व्यवस्था दी कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण ना भी मिले तो किसी क्षत्रिय अथवा वैश्य को प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अथवा प्राण विभाग बनाया जा सकता है, किंतु कोई शूद्र इस पद पर कदापि आसीन नहीं हो सकता। प्राण विभाग के साथ साथ केंद्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अथवा राजा के सहयोग के लिए कुछ अन्य न्यायाधीशों की भी व्यवस्था प्राचीन भारत में प्राचीन धर्मशास्त्रों में मिलती है। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद इत्यादि लगभग सभी धर्मशास्त्रकारों ने यह विधान किया है कि राजा को प्रधान न्यायाधीश की सहायता के लिए कम से कम 3 सभ्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। कौटिल्य आगे लिखते हैं कि धर्मस्थी अथवा नगर न्यायालय में धर्मस्थ नामक 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। सभ्य भी प्रायः ब्राह्मण होते थे, किंतु आवश्यकता अनुसार क्षत्रिय और वैश्य भी हो सकते थे, परंतु किसी भी दशा में शूद्र न्यायाधीश नहीं बन सकता था। ये सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत कार्य करते थे। शास्त्रकारों ने लिखा है कि वेदज्ञ, धर्मशास्त्र में पारंगत, सत्यवादी, मित्र के प्रति पक्षपात रहित, स्थिर, कार्यदक्ष, कर्तव्यशील, बुद्धिमान, कुलीन तथा अर्थशास्त्र में पारंगत व्यक्ति को ही सभ्य बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय न्यायालय के अन्य 10 अंगों का भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जिनकी की तुलना शास्त्रकार मानव शरीर से करते हुए इनको क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर वर्णित करते हैं। जिनमें पहला राजा है, इसकी तुलना सिर से की गई है। दूसरा प्राण विभाग है, इसकी तुलना मुख से की गई है। तीसरा सभ्य है, इसकी तुलना भुजा से की गई है। चौथा स्मृति है, इसकी तुलना हाथ से की गई है। और 5वां तथा 6वां गणक एवं लेखक हैं, इनकी तुलना जंघाओं से की गई है। वहीं पर स्वर्ण और 8वां 7वां स्वर्ण है और 8वां जल हैं, जिनकी तुलना की आँखों से की गई है। और 9वां अंग अग्नि है, इसकी तुलना हृदय से की गई है। तथा 10वां अंग पुरुष अथवा साध्यपाल है, जिसकी की तुलना पैर से की गई है। इन सभी 10 अंगों के भिन्न भिन्न कार्य होते थे, जैसे कि राजा का कार्य दंड देना था, प्राण विभाग कानून बनाता था, सभ्य लोग वाद विवाद की जांच करते थे, स्मृति अर्थात धर्म ग्रंथ निर्णय को तय करते थे। वहीं पर जो गणक थे वह धन संबंधी मामले की गणना करता था, और लेखक आज की ही भांति लिपिक की तरह पूरी कार्यवाही का विवरण रखता था। शपथ के लिए स्वर्ण और अग्नि का प्रयोग होता था तथा जल का प्रयोग पीने के लिए होता था। वहीं पर पुरुष आज की ही तरह अदालत में पेशी कराने वाला एक कर्मचारी होता था, जो दोनों पक्षों को अदालत में उपस्थित होने की सूचना देता था। जो न्यायालय का दूसरा प्रकार था, उनमें अन्य अनेक प्रकार के कई न्यायालयों के उल्लेख मिलते हैं।
जो कि केंद्रीय न्यायालय के अतिरिक्त इनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ये न्यायालय क्रमशः ऊपर से नीचे केंद्रीय न्यायालय अर्थात राजा के न्यायालय के साथ साथ न्यायाधीश, गण, पूग एवं कुल तथा कुटुंब के न्यायालय हुआ करते थे। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला जो न्यायालय है वह धर्मस्थीय है और दूसरा न्यायालय कंटक शोधन है। कुछ विद्वानों ने धर्मस्थीय को दीवानी और कंटक शोधन को फौजदारी न्यायालय बताया है। प्रत्येक न्यायालय में 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य, कुल मिलाकर के 6 न्यायाधीश हुआ करते थे। धर्मस्थीय का संगठन और निर्देशन मुख्यतः अमात्यों द्वारा किया जाता था, जिनका प्रधान कार्य परंपरागत नियमों को तोड़ने वाले अपराधियों को दंडित करना था। कंटक शोधन न्यायालय सामाजिक और संवैधानिक दृष्टि से धर्मस्थीय से अधिक महत्वपूर्ण न्यायालय था। न्याय के साथ ही साथ इस न्यायालय का कार्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना भी था। कुछ विद्वानों ने कंटक शोधन को पुलिस न्यायालय की संज्ञा दी है। इस प्रकार यह न्यायालय न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। इन उपर्युक्त धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय दो प्रमुख न्यायालयों के अतिरिक्त कौटिल्य ने कुछ ग्राम सभाओं के माध्यम से भी निर्णय करने का उल्लेख किया है, जिनमें कृषक, गोपालक, वृद्ध तथा अन्य अनुभवी लोग ग्राम सभाओं के सदस्य होते थे, जिनका की कार्य घर, खेती, बाग, सीमा विवाद, तालाब और बांध संबंधी मामलों का निर्णय करना होता था। पंच निर्णय की भी व्यवस्था हुआ करती थी। जातीय विवादों का निर्णय परिषद द्वारा होता था। इसी प्रकार से स्मृति चंद्रिका ने प्राचीन भारत में 2 प्रकार के न्यायालयों का प्रचलन माना है, जिनमें जो पहला प्रकार वो मानती है, स्मृति चंद्रिका मानती है, पहला प्रकार है श्रेष्ठ न्यायालय और दूसरा प्रकार है जघन्य न्यायालय। श्रेष्ठ न्यायालय में राजा स्वयं उपस्थित रहता था अथवा उसकी अनुपस्थिति में प्राण विभाग उसकी अध्यक्षता करता था, जबकि इसके अतिरिक्त जघन्य न्यायालय, जो कि अन्य न्यायालय के प्रकार थे, इनके अंतर्गत 10 न्यायालय और आते थे, जिनमें अरण्य न्यायालय, सार्थिक न्यायालय, सैनिक, कुलिक, ग्राम, पुर, गण, श्रेणी, चातुर्विद तथा वर्गीय न्यायालय हुआ करते थे। इन अन्य न्यायालयों के अतिरिक्त जो तीसरे प्रकार का न्यायालय अन्य ग्रंथों में मिलता है, वह स्थानीय न्यायालय के रूप में मिलता है, गण सभा के रूप में मिलता है। ये स्थानीय न्यायालय में जो गण सभा थी वह सर्वोच्च हुआ करती थी। इसका स्वरूप आधुनिक ग्राम पंचायतों जैसा हुआ करता था। गण का अर्थ है गृह निर्माण करने वाले या फिर मठों में रहने वाले ब्राह्मण। कभी कभी इसके लिए पूग शब्द का भी प्रयोग किया गया है, किंतु कात्यायन ने दोनों में भेद किया है और गण को कुलों का संघ माना तथा वहीं पर पुग को व्यापारियों का संघ माना है। स्थानीय न्यायालय राजा के न्यायालय के अधीन हुआ करते थे। यद्यपि ये प्रशासनिक न्यायालय नहीं थे, किंतु इन्हें प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त थीं। इनके द्वारा दिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन राजा ही द्वारा किया जाता था। स्थानीय न्यायालय रीति रिवाजों तथा मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मामलों का निर्णय करते थे। इनके निर्णयों से असंतुष्ट होने पर इनके विरुद्ध राजा के न्यायालय में अपीलें की जा सकती थी, किंतु ये अपीलें सीधे राजा के पास न जाकर के क्रमबद्ध तरीके से न्यायालयों के माध्यम से क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ जाती थी। राजा सामान्यतः इनके निर्णयों को नहीं बदलता था। इस प्रकार से स्थानीय न्यायालय एक तरह से आधुनिक न्यायिक विकेंद्रीकरण का ही एक रूप हुआ करते थे। धन्यवाद।